जय भीम नमो बुद्धाय. मी प्राध्यापक विनोद बागडेत. आपण पाहत आहोत लॉर्ड बुद्धा टी व्हीवर मैत्री संवाद. या कार्यक्रमामध्ये आज आपल्यासोबत आहेत बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष आयुष्यमान सुनीलजी डोंगरेत. आज आपण पूर्ण भारतात आणि त्याचबरोबर महाराष्ट्रात एक गंभीर स्वरूपाचा चर्चेचा जो विषय आहे, उपवर्गीकरण गैरसमज आहे, अन्याय आहे की न्याय आहेत. उपवर्गीकरणामुळे मातंग आणि महारामध्ये जे आजपर्यंत ऐक्य होतं ते ऐक्य तुटणार, त्याचं विलगीकरण होणार. पुढे भविष्यात काय होणार? डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 आणि अनुच्छेद 341 जो भारतीय संविधानाच्या ढाचेला एक संघ ठेवलेला आहे, ते काय आहे, त्याचं पुढे काय होणार? आणि हाच वेध घेऊन आज आपल्यासोबत आहेत बहुजन समाज पार्टीचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सुनीलजी डोंगरेत. चला आपण या गंभीर विषयावरती, या क्लिष्ट विषयावरती आपण त्यांच्यासोबत चर्चा करूयात. जय भीम सर. मला सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे की जो सर्वोच्च न्यायालयाचा उपवर्गीकरणाचा जो निर्णय आलेला आहे, त्या निर्णयावरती तुम्ही एका राष्ट्रीय पार्टीचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष आहात आणि तुम्ही वैयक्तिकरित्या या निर्णयाकडे तुम्ही कसे पाहतात की हा निर्णय, मी चुकीचाच म्हणत नाही, पण तो भारतीय संविधानाला एक संघ ठेवेल की तो निर्णय या महाराष्ट्राच्या SC लोकांना विलगीकरणाकडे नेईल, तर आपलं यावरती ठाम मत काय आहे सर? धन्यवाद विनोद जी. सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि आज इस दिन के उपलक्ष्य में आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं. सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं समूचे देशवासियों को, महाराष्ट्र के हमारे सभी साथियों को, बहुजन समाज के लोगों को, सर्वजन समाज के लोगों को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की 135वीं जयंती एवं महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती के उपलक्ष्य में ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ. आप जैसा देख रहे हैं, आपने जो प्रश्न मुझे किया है कि SC ST का जो सब क्लासिफिकेशन का निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं. तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में, उनके प्रमुख मार्गदर्शन में और उसी के साथ साथ माननीय आकाश आनंद जी के मार्गदर्शन में एवं माननीय रामजी गौतम साहब जो कि महाराष्ट्र के प्रभारी, मुख्य प्रभारी हैं, उनके प्रमुख नेतृत्व के तले माननीय एडवोकेट सुरेश राव जी जो कि हमारे केंद्रीय कोऑर्डिनेटर है, उनके मार्गदर्शन के तले महाराष्ट्र के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं. ये निर्णय पिछले साल अगस्त में आया और अगस्त के महीने में निर्णय आने के बाद तुरंत ही बहन कुमारी मायावती जी ने इसके ऊपर अपना आक्षेप लिया. पहली नेता है पूरे ऑल इंडिया के अंदर, बहुजनों की पहली नेता है कि जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय आने के तुरंत बाद अपना प्रेस किया और प्रेस के माध्यम से समूचे देश के बहुजन समाज के लोगों को, पर्टिकुलरली SC और ST के समाज के लोगों को ये समझा के बताया कि ये निर्णय जो हो रहा है वो कितना अनुचित निर्णय है और उसके खिलाफ पार्लियामेंट ने तुरंत ही नया विधेयक लाकर इसके खिलाफ काम करना चाहिए, नया अध्यादेश लाना चाहिए और इसको नवी सूची में डालना चाहिए. तो बहन जी और हमारी पूरी पार्टी इस निर्णय के खिलाफ पहले दिन से थी, आज भी हैं. बहन जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर हमने तुरंत ही भारत बंद का आह्वान भी किया था. हमने लोगों को समझा के बताया कि ये निर्णय कैसा अनुचित है और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का निर्णय लेना नहीं चाहिए था, लेकिन ये निर्णय हुआ. निर्णय होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस स्टेट के सरकार को ये कहा कि भाई आप डाटा कलेक्ट करके इसके ऊपर आप अपना निर्णय ले सकते हैं. लेकिन बड़ा बुरा लगता है ये देखकर कि जो लोग, जो पार्टियां
ये बताती हैं कि भाई संविधान को बचाना है, संविधान को बचाना है, और संविधान की लाल किताब अपने सर पे लेकर नाचते हैं, एससी एसटी के मोहल्ले में जाते हैं और उनके वोटों को लेने की बड़ी कोशिश होती है 2014 से 24 से लेकर तो अभी तक। लेकिन वही लोग जब ये निर्णय आता है तो एससी एसटी के लिए अपनी उंगली तक नहीं उठाते, अपनी आवाज़ तक नहीं निकालते पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट तुरंत बर्खास्त किया जाता है। ये इतिहास रहा है हमारे अपने देश का। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये लोग जो इस तरीके की बातें करते हैं कि हाँ आपके एससी एसटी रिजर्वेशन की बात करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, तो इनके करने और कथनी में बहुत फ़र्क है। सही मायने में इस मामले में कोई काम कर रहा है तो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती। जो दुसरी बात आहे, आपण पाहतोय इंग्रजांची नीती होती फोडा आणि राज्य करात, त्याच प्रकारचं फोडा आणि राज्य करात हे जे षडयंत्र आहेत, या षडयंत्रामुळे मांग, महार, चर्मकार ह्या ज्या पोट जाती आहेत, या पोट जातीचं जर विलगीकरण झालं तर बहुजन समाज आणि तुम्हीत, आता बहुजन समाजाचे तुम्हीत महाराष्ट्राचे अध्यक्ष आहेत, म्हणजे तुम्ही त्यांचं विचाराचं प्रतिनिधित्व करत आहे, तर हे जे फोडा आणि राज्य करात हे जे षडयंत्र आहे, या षडयंत्रामध्ये बहुजन समाज पार्टीचं सामाजिक दृष्ट्यात काय लक्ष राहील की महार, मांग, सांभार हे जर वेगळे झालेत तो यावर सामाजिक दृष्ट्या तुमचं लक्ष काय राहील सर? विनोद जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि डिवाइड अँड रूल की नीती म्हणजे झोडा आणि फोडा आणि झोडाची निधी जी इंग्रज या देशामध्ये करत होते, त्याच नीतीवर आज या देशाची गवर्नमेंट, चाहे वो कांग्रेस की रहो या बीजेपी की रहो, ये चलती हैं। ये तो हम भी जानते हैं, पूरे देश की जनता जानती है। इस संदर्भ में मेरा आपसे यही कहना है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने 1924 में जो लोथियन कमेटी इस देश के अंदर आई और 1919 में जो फर्स्ट इंडिया एक्ट इस देश का बना, जिसको हम पहला संविधान भी कहते हैं, जिसके माध्यम से डिप्रेस क्लासेस की डेफिनेशन को बताया गया, और डिप्रेस क्लासेस कौन है ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने समझा कि हम लोगों को बताया, और इसलिए बाबा साहब ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का भी गठन किया था। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने लोथियन कमेटी के माध्यम से बहुत ही संघर्ष करते हुए उस कमेटी को देश के कोने कोने में ले जाकर तमाम बहुजन समाज में व्याप्त उस समय की जो जातीयता थी, ऐसे लोग थे जिनको हजारों सालों से जिनके ऊपर अन्याय अत्याचार किया जाता था, जिनको सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से एवं शैक्षणिक रूप से उनके ऊपर अन्याय अत्याचार होता था, उनको काफ़ी दूर रखा गया था मुख्य धारा से। ऐसे लोगों को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने डिप्रेस क्लासेस कहा, अंग्रेज़ों ने उसको डिप्रेस क्लासेस कहा, और बाबा साहब ने ऐसे लोगों को इकट्ठा करके, जब अंग्रेज़ों ने उनको कहा कि भाई आप इन लोगों का लिस्टिंग हम करेंगे कि जिनको हमें कुछ सहूलतें देना है, जिनको हमें कुछ रिजर्वेशन देना है, तो ऐसे लोगों का आप लिस्टिंग करिए। तो बाबा साहब ने पूरे देश के अंदर घूम घूम कर बहुत प्रयास करके शेड्यूल कास्ट का एक लिस्टिंग बनाया, शेड्यूल ट्राइब का लिस्टिंग बनाया, और कई जातियों को उसके अंदर उन्होंने लिस्टिंग किया। तो बाबा साहब ने ये जो जातियाँ थी जो अलग अलग रहती थी, लेकिन जिनके ऊपर एक ही तरीके का अन्याय होता था, जिनके ऊपर सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से अन्याय होता था, जिनको कई सालों से इन लोगों ने अन्यायग्रस्त रखा था, जिनके ऊपर अन्याय किया करते थे, जिनको शूद्र समझा जाता था, ऐसे लोगों की बाबा साहब ने सूची बनाई, और सूची बनाकर उनको शेड्यूल कास्ट में लिस्टिंग किया, उनको शेड्यूल ट्राइब में लिस्टिंग किया, इसलिए कि ये सारे लोग पीड़ित हैं, ये सारे लोग टूटे हुए हैं, और इनको जाति के आधारों के ऊपर किसी को कम या किसी को ज़्यादा तोड़ा गया है। तो ऐसे लोगों को इकट्ठा करके बाबा साहब ने उन्हें कानूनी अमली जामा पहनाकर उनको कानूनी हक और अधिकार देने का काम किया। मैं समझता हूँ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने 1500 शेड्यूल कास्ट की जातियों को इकट्ठा करके एक एससी बनाया, 1000 शेड्यूल ट्राइब की कास्ट को इकट्ठा करके उनको शेड्यूल ट्राइब बनाया। अब ये गवर्नमेंट बाबा साहब के विचारों को और बाबा साहब की नीतियों को
क्योंकि ये पहले से ही उनके खिलाफ है। ये पहले से ही डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के विचारों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते इस देश में। तो ये चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इन्होंने आज तक बाबा साहब के साथ कभी न्याय नहीं किया, उनके विचारों को आगे नहीं बढ़ाया। तो आज वो कैसे चाहेंगे कि शेड्यूल कास्ट एक रहे, शेड्यूल ट्राइब एक रहे? अरे ये तो चाहते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने 1500 जातियों को, अलग अलग जातियाँ थी जिनके ऊपर अन्याय अत्याचार होता था, उनको इकट्ठा करके शेड्यूल कास्ट ये की लिस्टिंग बनाई, एक शेड्यूल बनाया। और जो जातियाँ जंगल में रहा करती थी, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा अन्याय अत्याचार हुआ आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, तो उनकी 1000 जातियों को इकट्ठा करके बाबा साहब ने शेड्यूल ट्राइब की लिस्टिंग किया। अब आज की जो स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, या आज जो महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट करना चाहती हैं, या तेलंगाना में या कर्नाटका में जो कांग्रेस गवर्नमेंट करना चाहती है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। एक तरफ तो ये बाबा साहब की जयंती को सेलिब्रेट करते हैं, मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती को सेलिब्रेट करते हैं, और उसी समय 12 तारीख को मुझे मालूम पड़ता है कि नोटिफिकेशन निकला है कि भाई आपको 15 तारीख तक ये जो बदर कमेटी की, न्यायमूर्ति बदर कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, और जिसको अभी तक पब्लिश भी नहीं किया गया, उसके ऊपर कोई चर्चा भी नहीं हुई फोरम के ऊपर, तो उस रिपोर्ट के माध्यम से एक कमेटी बनाई जाएगी, और विदिन 1 मंथ उस कमेटी के साथ चर्चा होने के बाद इस निर्णय के ऊपर, ये जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, SC ST का अबकड में जो क्लासिफिकेशन है, उस निर्णय के ऊपर चर्चा करके फिर इसको क्लासिफाई किया जाएगा, सब क्लासिफिकेशन किया जाएगा। और उसके ऊपर यदि आपके कोई ऑब्जेक्शंस है तो आपको 15 तारीख तक देना है। आपको मालूम होना चाहिए कि 14 तारीख डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की जयंती थी, और समूचा देश, पूरा विश्व आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को मानता है, उनकी विद्वत्ता को मानता है, उनको सलाम करता है, और उनकी जयंती को सेलिब्रेट करने के लिए वो पिछले 15 दिनों से लग जाता है कि हमारे महापुरुष की जयंती हम कैसे मनाएं। और ऐसी स्थिति में ये गवर्नमेंट 12 तारीख को नोटिफिकेशन जारी करती कि आपको 3 दिन के अंदर इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस लेना है। तो इससे इनकी नियति को साफ उजागर किया जा सकता है कि ये करना क्या चाहते हैं और कहते क्या हैं। इनकी करनी और कथनी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मैं समझता हूँ कि ये नीति अंग्रेज़ों के नीति से कोई अलग तो है नहीं। अंग्रेज़ों ने जैसे डिवाइड एंड रूल किया, ये भी हमको डिवाइड एंड रूल करने की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बाबा साहब ने 1500 को इकट्ठा किया, और आप 1500 में अलग अलग जातियाँ 1500 को अलग कर रहे हैं। इसका मतलब आप इस देश को इकट्ठा नहीं रखना चाहते, संगठित बना के नहीं रखना चाहते, आप इस देश को विघटित करना चाहते हैं। ये मेरा ऑब्जेक्शन है कि आप इस देश के तमाम SC ST लोगों को अलग अलग करके जातिवाद के नाम से, आरक्षण के नाम से उनको अलग करना चाहते हैं। अरे आपको करना है तो इस महाराष्ट्र के अंदर कई लाखों का बैकलॉग आज भी खाली है। आपने जब से इस महाराष्ट्र में रिजर्वेशन की शुरुआत करी, तब से आपने एलिजिबल कैंडिडेट न मिलने के कारण SC ST का बैकलॉग वैसे ही रखा है। आपको यदि आपकी नीयत अच्छी है तो आपने अब कड़ करने के बजाय आज जितना बैकलॉग शेड्यूल कास्ट का है, इसको पहचान कर आपने उसके अनुशेष को भरना चाहिए, न कि इनके अंदर डिवाइड एंड रूल करना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि आज लगभग महाराष्ट्र के अंदर 60.7% ये शेड्यूल कास्ट में अकेला बुद्धिस्ट है। जो 59 कास्ट है उसमें अकेला बुद्धिस्ट है, यानी लगभग 80 लाख के करीब बुद्धिस्ट है। और इतना ही नहीं तो लगभग 18% मातंग समाज है, मांग और मातंग जिनको हम कहते हैं, और लगभग 6-6.5% यहाँ पर चर्मकार हैं। ये बड़े पैमाने के ऊपर 59 कास्ट में ये 3 बड़ी कास्ट आ रही हैं, और इनको आप डिवाइड करना चाहते हो। जहाँ की अभी ये लोग, इनकी समस्याएं एक है, इनके ऊपर अन्याय अत्याचार सेम तरीके से होता है, और इनके साथ अस्पृश्यता होती थी पहले, जिसके आधार पर इनको अलग कर दिया गया, इनका शेड्यूल बनाया गया, तो आप उनको अलग अलग कर रहे हो। जबकि मान्यवर कांशीराम साहब परम आदरणीय बहन जी की नीति रही, और उन्होंने नारा दिया जाति तोड़ो समाज जोड़ो। ये बहुजन समाज पार्टी का नारा है। हम जातियों को तोड़ के समाज को जोड़ना चाहते हैं, इसलिए इस सब क्लासिफिकेशन को हमारा पूरा विरोध है। समर्पक उत्तर आहे, पण ही गोष्ट फार महत्त्वाची आहे। जर सर्व गोष्टी होणीत सरकार त्यांचं आहेत,
जर उपवर्गीयकरण खरंच अन्यायकारक असेल तर भविष्यामध्ये सर्व पोट जातींना एकाच झेंड्याखाली आणायचं असेल तर तुम्ही बहुजन समाज पार्टीचे अध्यक्ष आहे, तर यापुढील तुमचं पाऊल काय असेल सर? बहुजन समाज पार्टी ये पहले दिन से इसका नाम ही बहुजन है। ये किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं है, ये सर्वजन की पार्टी है। और ये पूरे भारतवर्ष में जो जाति जाति के नाम पर जिनको तोड़ा गया है, कई हजारों सालों से जो पीड़ित है, जो विषमता से ग्रस्त हैं, जिनके ऊपर अन्याय अत्याचार किया है, और जातियों के ऊपर तोड़े गए लोगों को, जिनको बहुजन से अल्पजन इन लोगों ने बनाया है, तो मान्यवर कांशीराम साहब ऐसे लोगों को कहते हैं कि हमें भाईचारा के आधार पर इन सभी लोगों को जोड़ना है। इसलिए क्योंकि सबके ऊपर अन्याय तो हुआ है, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा हुआ है, लेकिन अन्याय सभी के ऊपर हुआ है। इसलिए यदि ये अल्पजन लोग जिनको जाति के आधार पर तोड़ा हुआ है, ये लोग यदि अपनी समस्याओं को जानकर उनके निराकरण के लिए यदि एक आते हैं और इस देश की सत्ता हाथ में लेते हैं, तो उनके ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचारों को दूर किया जा सकता है। इसलिए हमारा नारा जब से बहुजन समाज पार्टी बनी तब से यही रहा है कि जातियों का विनाश हमको करना है। जो भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने सपना देखा था, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, तो वही जातियों का विनाश करके हमें एक अच्छे समाज की, एक आदर्श समाज की यहाँ पर स्थापना करनी है। और उसके लिए निरंतर रूप से बहुजन समाज पार्टी परम आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में काम कर रही हैं। आए दिन हमारे कैडर्स, हमारे सिंपोजियम, हमारे सेमिनार्स, हमारे कॉर्नर मीटिंग्स, हमारी कन्विंसिंग मीटिंग्स लोगों के बीच में होने जा रही हैं और होती रहती हैं। हम लोगों को, हमारे समाज के लोगों को यही समझा कर बताते हैं कि हम बहुसंख्यक हैं, हम बहुजन हैं, हम अल्पजन नहीं हैं। इन मनुवादी लोगों ने हमें अल्पजन बनाया है। इसलिए आप लोगों को भाईचारा के आधार पर इकट्ठा होना पड़ेगा, हमको सबको इकट्ठा आना पड़ेगा, क्योंकि अन्याय अत्याचार उन्हीं के ऊपर होते हैं जो टूटे हुए होते हैं और जो अलग अलग रहते हैं। इसलिए ये जो मुद्दा अभी आया है, मैं समझता हूँ ये बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत अच्छा मुद्दा है। हम इसको लेकर समाज में जाएंगे, हम इसको लेकर जातियों को इकट्ठा करके उन लोगों के बीच में जाएंगे, उनको समझा के बताएंगे कि आप सारे लोग इकट्ठा किए गए थे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के माध्यम से, लेकिन आपको तोड़ा और जोड़ा, डिवाइड एंड रूल, इस नीति के तहत दोबारा अलग करने की साजिश चल रही है। और इस बात को लेकर हम समाज के अंदर जाएंगे, समाज को तैयार करेंगे, समाज के अंदर चेतना निर्माण करेंगे और दोबारा लोगों को इकट्ठा करके, अलग अलग जाति के लोगों को इकट्ठा करके हम इस देश के अंदर भाईचारा बनाने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है एक बहुत अच्छा चान्स बहुजन समाज पार्टी को मिली। आपण राजनीतिक बोलत नसलो तरी एक सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे की जो पक्ष ज्याची विचारधारा आणि त्यांचे अध्यक्ष आपल्यासमोर असेल, पण बहुजन समाज पार्टीविषयी नेहमीच असं होते की सत्तेची चाबी ही सर्वात मोठी चाबी आहे, बसपा नेहमीच बोलत असते। तर आरक्षणाच्या या पेच प्रसंगामध्ये तुम्हाला पर्टिक्युलरीत राजसत्ता हवी आहेत की सामाजिक चळवळ अधिक महत्त्वाची वाटते? सुनीलजी डोंगरे आपणास या प्रश्नाचं उत्तर मान्यवर कांशीराम साहेबांनी 1971 दिलं, जेव्हा या महाराष्ट्रामध्ये संत गाडगे महाराज सभागृह पुणे इथे पहिल्यांदा काँग्रेस आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाची युती व्हायची सुरुवात झाली। 1971 काँग्रेसनी 520 सीटावर आपले लोक लढवण्याचं ठरवलं आणि फक्त एक सीट हे आरपीआईच्या वाट्याला आली। और उस समय एक नारा लगा कि भाई भंडारे बाजी मार गया, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने अपने जीते जी कभी भी कांग्रेस या गांधी से हाथ नहीं मिलाया, लेकिन उनके अनुयायियों ने उनके जाने के बाद ये पहली बार कांग्रेस से हाथ मिलाया। और हाथ कैसे मिलाया, युति कैसे हुई? युति ऐसे हुई कि 521 सीटें थी, 520 सीटें कांग्रेस लड़ी और एक सीट डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की आरपीआई लड़ी।
और उसी समय मान्यवर कांशीराम साहब कांबळे जी को बोलते हैं, उसी समय मान्यवर कांशीराम साहब तमाम आरपीआई के नेताओं से बात करते हैं कि भाई डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की मूवमेंट चलाना आवश्यक है या एमपी एमएलए बनना आवश्यक है। तो आरपीआई के नेताओं का उत्तर आता है की बाबासाहेबाची चळवळ तर खूप चांगली आहे, बाबासाहेबाची विचारधारा तो खूप चांगली आहे, पण ती महाराष्ट्रामध्ये सफल होऊ शकत नाही और बाबा साहब की विचारधारा के माध्यम से हम एमपी एमएलए नहीं बन सकते, इसलिए हमने ये युति करी। तो मान्यवर कांशीराम साहब उस समय उसका उत्तर देते हैं कि भाई आप बाबा साहब की विचारधारा से एमपी एमएलए नहीं बन सकते, तो आप एमपी एमएलए बनो और बाबा साहब की सच्ची मूवमेंट मैं इस देश के अंदर चलाने का काम करूँगा। और इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर देना मैं इतना लाजमी नहीं समझता हूँ, क्योंकि इसका उत्तर हमारे महापुरुष मान्यवर कांशीराम साहब ने 1971 में दिया। आप जानते हैं कि 1978 में बामसेप की स्थापना हुई, 1981 में DS4 की स्थापना हुई, 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई। और परम आदरणीय बहन जी हमेशा कहती हैं कि बहुजन समाज पार्टी ये केवल पॉलिटिकल पार्टी न होती हो, ये एक मिशन है। ये मिशन है बाबा साहब फुले शाहू के विचारधारा को इस देश के अंदर सफल करने का। हम सबसे पहले मिशन है, ये मूवमेंट है, और बाद में पॉलिटिकल पार्टी है। इसलिए पॉलिटिकल फ्रूट्स हमें आज मिले ना मिले, हम इस देश के अंदर मिशन चलाना चाहते, हम इस देश के अंदर सामाजिक मूवमेंट चलाना चाहते, हम इस देश के अंदर तमाम दबे कुचले लोगों को अपने पैरों के ऊपर सामाजिक रूप से तैयार करना चाहते हैं। और तैयार करके जब सामाजिक मूवमेंट चलती हैं तभी पॉलिटिकल फ्रूट्स आते हैं, ऐसा आपने इतिहास में देखा है। और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो बात कही है कि भाई जाओ अपने घर के दीवारों के ऊपर लिखो तुम्हें इस देश की शासन करती जमात बननी है, ये हमारा लॉजिकल एंड नहीं है। हमारा लॉजिकल एंड है इस देश के अंदर से जातिवाद का विनाश करना। लेकिन उसके लिए सत्ता की बहुत गरज होती है, और सत्ता यदि मिलाना है तो सामाजिक अभिसरण की प्रक्रिया को तेज करके ही हम कर सकते हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी सामाजिक रूप से इस मूवमेंट को चलाकर पहले अपने लोगों में भाईचारा निर्माण पैदा करना चाहती हैं, और भाईचारा के आधार पर जो टूटे हुए अलग अलग जाति के लोग हैं उनको इकट्ठा करके इस देश के अंदर सत्ता की मास्टर चाबी लेना चाहती हैं। आपको मालूम होगा कि मान्यवर कांशीराम साहब हमेशा कहते थे कि इस मनुवादी पार्टी की चर्बी उतारने के लिए, इस बीजेपी की या कांग्रेस की चर्बी उतारने के लिए इन 6000 जातियों में से मैंने 600 जातियों को जोड़ा, तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में हमारी 4-4 बार सरकार आई। जिस दिन और 400 जातियों को हम इस देश के अंदर जोड़ लें तो इस बीजेपी और कांग्रेस की चर्बी उतर जाएगी, इस देश का प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती बन जाएंगे। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम जातियों को जोड़ने का काम करें। ये लोग तोड़ना जानते हैं, हमें उनको जोड़ना पड़ेगा। और बहुजन समाज पार्टी का ये नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, इस नारे के अंतर्गत हम लोग चल रहे हैं। हम आगे बढ़ेंगे, बहुजन समाज को इकट्ठा करेंगे, भाईचारा के आधार पर इकट्ठा करेंगे, उनकी समस्याओं को उनको समझा कर इकट्ठा करेंगे, उनके लोगों के बीच में जाएंगे, समाज के बीच में जाएंगे और उनके अंदर चेतना निर्माण करके भाईचारा निर्माण करने का हम काम करेंगे। धन्यवाद। हे होते आपल्यासोबत माननीय सुनील डोंगरेजी, बहुजन समाज पार्टी प्रदेशाध्यक्ष। मित्र हो, एकीकडे म्हणतोय आपण की जितकी ज़्यादा उनकी भागीदारी, परंतु जर मातंग समाज हे म्हणते की आमची जितकी भागीदारी आहे तितकं आम्हाला आरक्षण का मिळत नाही। डोंगरे साहेबांना शेवटचा आणि सटीक प्रश्न विचारतोय की जर आज उपवर्गीकरण झालं तर मूळ संविधानाच्या ढाच्याला धक्का लागणारच आहे, तर याकरिता BSPची पुढील रणनीती काय होईल? वर्गीकरणाला जोडायचं आहे की त्या सर्व बांधवाला जे उपवर्गीकरण मागतात त्यांचा जो हा पेच प्रसंग आहे, यासाठी बहुजन समाज पार्टीची पुढील नीति काय रही? इस प्रश्न के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रश्न की जो स्टडी है वो अभी तक नहीं हुआ है।
बदर कमेटी की जो रिपोर्ट आई हैं वो अभी पब्लिश नहीं हुई, ना ही लोगों के लिए ये पब्लिक किया गया है। और जहाँ तक डाटा का सवाल है तो इम्पीरियल डाटा अभी तक किसी के पास अवेलेबल नहीं। 1935 में जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर SC ST को रिजर्वेशंस मिले, मैंने इसके पहले भी कहा। और हमेशा ये जो मनुवादी मीडिया है, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, जो बड़े बड़े उद्योगपतियों का, अंबानी बिरला का मीडिया है, अंबानी अदानी का मीडिया है, उन्होंने इन जातियों के अंदर ऐसी बातें फैलाई कि आपका पूरा रिजर्वेशन इन्होंने खा लिया। जबकि सच्चाई ऐसी है कि जितनी संख्या बुद्धिस्टों की महाराष्ट्र में है उसके अनुपात में आज भी रिजर्वेशन उनको नहीं मिला है। आज भी आप गवर्नमेंट के आंकड़े देख लो कि जितना रिजर्वेशन हमको मिलना चाहिए था उतना हमें अभी तक नहीं मिला। और ये बोला जाता है कि सारा का सारा रिजर्वेशन इन्होंने खा लिया। मैं तो इसके आगे जाकर भी ये कहूँगा कि हमारे OBC समाज के भी कुछ लोगों को अभी तक भी ये मालूम नहीं था कि उनका रिजर्वेशन उनको क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो अनभिज्ञ हैं, वो पढ़ते नहीं हैं, वो सोचते नहीं हैं, वो देखते नहीं हैं, उनको मिशन की ज़्यादा जानकारी नहीं है और उनके अंदर वो नॉलेज नहीं है कि जिसके ऊपर वो अपनी इस कसौटी के ऊपर रख सके कि भाई मेरा रिजर्वेशन गया कहाँ। मैं समझता हूँ 52% OBC है और 27% उनको रिजर्वेशन मिल रहा है। यदि हम वो नारा लगाए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, आज मातंग समाज को हो या चर्मकार समाज हो या अलग अलग जातीय की अलग अलग जातियाँ हों, 59 कास्ट है महाराष्ट्र के अंदर, उनके तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँची है क्या? पहली बात यह है कि उनकी संख्या कितनी है और उनको रिजर्वेशन कितना मिला, बुद्धिस्टों की संख्या कितनी है और उनको रिजर्वेशन कितना मिला है। पहले गवर्नमेंट ने ये आंकड़े रिवील करना चाहिए हर जातियों के पास, न कि उनकी भावनाओं को भड़काकर एक जाति को दूसरी जातियों से लड़ाना चाहिए। क्योंकि आज यही हो रहा है, एक जाति को दूसरे जातियों से लड़ाने का प्रयास इस देश की मीडिया और इस देश का तमाम जो तंत्र है वो कर रहा है, क्योंकि वो चाहते कि इनके अंदर भेदभाव रहे, इनके अंदर विषमता रहे, एक दूसरे का द्वेष करें। और जब तक ये दूसरे का द्वेष करेंगे ये कभी सत्ता पे नहीं आ सकते हैं और हम लोग फिर इनके अंदर डिवाइड करेंगे और हम रूल करेंगे। इसलिए मेरा किसी जाति को या जाति विशेष के रिजर्वेशन को विरोध नहीं है। मेरा विरोध ये है कि शेड्यूल कास्ट एज अ होल रिजर्वेशन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने हमको संविधान के अंदर दिया है, उस रिजर्वेशन की जितनी संख्या आज रिजर्वेशन के माध्यम से सर्विसेज में होनी चाहिए वो नहीं है। पहले उसके ऊपर गवर्नमेंट काम करे और उसके बाद यदि आपको लगता है कि नहीं किसी जाति विशेष को आपने ज़्यादा प्रतिनिधित्व दे दिया तो उसके ऊपर फिर चर्चा किया जा सकता है, आज नहीं। क्योंकि हमें मालूम है कि हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। आप केवल हमारे बीच में झगड़े लगाने के लिए सारा काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई इंपीरियल डाटा आपके पास अवेलेबल नहीं है ना, और ना आपकी जो कमेटी की रिपोर्ट आई है न्यायमूर्ति बदर कमेटी की, उसके अंदर क्या लिखा है हमको मालूम, हमको कोई चीज़ मालूम नहीं है। और आप यदि ऐसे ही निर्णय लेने लगे तो ये कतई बहुजन समाज पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि संविधान को मानने वाले हम लोग भी हैं। इसलिए इस इशू को लेकर हम हर जाति धर्म में, हर जाति के लोगों के बीच में जा रहे हैं। यहाँ तक कि चर्मकार के लोगों ने भी हमें सपोर्ट किया है, कुछ मातंग समाज के लोगों ने भी सपोर्ट किया है, होलार समाज है उन्होंने सपोर्ट किया है कि नहीं हमें अलग से नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें मालूम है अलग से करेंगे तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। कम से कम एक 13.5% वोट है तो उसमें रिजर्वेशन है तो उनको हमें कुछ मिल सकता है। इसलिए इनको भी अभी जागृत करने की गरज है, उनके अंदर कैडराइजेशन प्रोसेस को चलाने की गरज है, उनको एजुकेट करने की गरज है, उनको एनलाइटन करने की गरज है, जो बहुजन समाज पार्टी अपने बामसेप और बीएसपी के माध्यम से करने के लिए लगी है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बहुत जल्दी ये मुद्दा पूरे महाराष्ट्र के फोरम पर पूरे देश के अंदर आएगा, बहुजन समाज पार्टी इसका सटीक उत्तर देगी। हे होते आपल्यासोबत महाराष्ट्र बहुजन समाज पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष। प्रत्येक प्रश्नाचं समर्पक आणि सटीक उत्तर दिलेलं आहेत। याच चर्चेमध्ये घेतो मी पूर्णविराम। परत भेटूयात। उपवर्गीकरण न्याय की अन्याय। जर न्यायमूर्ती अनंत बदरची रिपोर्ट लोकाभिमुख अजूनपर्यंत झालेली नाहीत, डाटा काय आहे आपल्याला कळलं नाही, तर
चर्चा होणारच, चर्चेला उत्तर देणारच. तोपर्यंत परत भेटूयात मैत्री संवाद या कार्यक्रमामध्ये. बघत राहा लॉर्ड बुद्धा टेलीविजन. आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी.